हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा। और आज जो हमारी इकोनॉमिक की सीरीज चल रही है उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और जो आज की ये क्लास है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैंने आपको बता दी लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स थे, जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे, जो मात्रात्मक उपकरण थे, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया था LAF कॉरिडोर की। तो उस LAF कॉरिडोर के बारे में आज पढ़ते हैं। LAF कॉरिडोर क्या है, फिर उसके बाद जो अदर्स टूल्स हमारे बचे हुए हैं उनको पूरा कर लेंगे ना। तो लगभग 1 घंटे की क्लास हम लेंगे, तो उससे आगे भी क्लास हो सकती है। तो बने रहेंगे हमारे साथ क्लास में और अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। हेडिंग डाल देंगे LAF कॉरिडोर। कॉरिडोर तो आपने सुना ही होगा, एक तरह से गैलरी टाइप का सब कुछ बना देते हैं। उसी तरह से समझा दूंगा मैं आपको। LAF, अगर आपको नहीं पता है कि ये LAF क्या है तो मैं समझा देता हूँ, फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कब लाया गया था। अगर आपको और देखना है तो हमारी जो इससे लास्ट वाली क्लास है उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने अच्छे से डिस्कस किया है सारी चीजें। वहां पर हर व्यू से हर एस्पेक्ट यहाँ पर लिया गया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो LAF है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। राइटिंग तो समझ में आई जाती होगी आपको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। LAF कॉरिडोर लाया कब गया था, या LAF जो फैसिलिटी थी ये एस्पेरेंट लाई गई थी 1999 में, है? लेकिन जब ये यहाँ पर लाई गई थी तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर लाई गई थी, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि प्रयोग के रूप में लाई गई थी कि हम इसको यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पर किस प्रकार से ये वहां पर सहायता कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि बैंक रेट, पहले बैंक रेट की डेफिनेशन और थी, लेकिन जब से हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लाए हैं, LAF को लाए हैं, तो उसकी प्रासंगिकता जो है, जो उसकी इंपोर्टेंस है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि ऑन द ईयर 2000 से हमने इसको क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया, परमानेंट बेसिस पे लागू किया जा रहा है। इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो था रेपो रेट का और दूसरा कौन सा था, रिवर्स रेपो रेट। ये चीजें आपके लिए नई नहीं होंगे ना, क्योंकि लास्ट 2-3 क्लास से यही चल रहा है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा। तो इतना था। तो जब मतलब रेपो रेट क्या है वो अब मैंने आपको समझा दिया कि जो बैंक, जो RBI होती है और बैंक को पैसा देती है, किसी बैंक को, जैसे SBI हो गया, एक्सिस हो गया, या जो भी आपके जितने बैंक आप समझ रहे हैं, कोई सा भी बैंक ले सकते हैं। तो जब RBI बैंक को पैसा देता है तो जिस रेट पर देता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। लेकिन जब ये मैकेनिज्म उल्टा हो जाता है, मतलब ये बैंक है और ये RBI, तो जब बैंक RBI को लोन देने लग जाता है ना, जब मैकेनिज्म उल्टा हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसको डबल R और इसको ट्रिपल R, है ना। ये मूवी नहीं है ट्रिपल R, ये है रिवर्स रेपो रेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की मैंने आपको बात करी थी, यहाँ पे LAF की बताया था, लेकिन अब मैं LAF कॉरिडोर की बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे ही नोट कर लेंगे, फिर इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, वरना इतनी जरूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो जो LAF कॉरिडोर है उसमें 3 चीजें बनाई गई हैं, और है ना, 3 चीजें इसमें बनाई गई हैं। फर्स्ट इज, पहला क्या है, पहला है इसमें रेपो, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा इसमें रेपो रेट, रेपो रेट। और तीसरा MSF। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है ना। वो MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब 24 आवर्स के लिए अगर बैंक को जरूरत पड़ती है तो बैंक RBI से ले सकती है, बोरो कर सकती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो ये रिवर्स रेपो रेट है, जब इसको लाया गया तो बताया गया कि जो ये पॉलिसी रेट होगी, मतलब पॉलिसी रेट का मतलब कि जो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाएगा इस पर,
वो रेपो रेट के आधार पर किया जाएगा। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो सारी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, अगर रेपो रेट घटेगी तो जितने भी अदर्स टूल्स की रेट है वो सारी घट जाएंगी। जैसे माना कि रेपो रेट बढ़ रही है, ठीक है, तो हमने देखा था रेपो रेट में अगर 0.25% जोड़ देते हैं तो वो बैंक रेट की हो जाती, पेनल्टी रेट हो जाती, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं था, बट ऐसा लागू किया जाता था, ठीक है। मतलब कोई 6% रेपो रेट है मान लेते हैं, या जैसे वही मान लेते हैं 5.5% है, 5.5% रेपो रेट है, अभी 6 जून को रिवाइज की गई, तो बैंक रेट कितनी हो जाएगी 5.75%, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट। कि भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी या जो पॉलिसी रेट वगैरह जारी की जाते हैं वो पॉलिसी रेट किसके अकॉर्डिंग होती है, रेपो रेट के अनुसार, और इसको बोलते हैं फ्लोर रेट। इसको क्या बोलते हैं एस्पायरेंट, फ्लोर रेट, ठीक है। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा। और तीसरा बोलते हैं इसको सीलिंग रेट। तीनों क्या है, देखो, फ्लोर रेट का मतलब हो गया, जैसे ये मान लेते हैं ना, ये एकदम फ्लोर है, एकदम टॉप है। जैसे जो पंख फैन लगाते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, छत पर जो फैन लगाते हैं सीलिंग फैन बोलते हैं ना, तो इसी से यहाँ पर लिया गया सीलिंग रेट की बात करते हैं। मतलब एक रेट होगी जो फ्लोर रेट, मतलब इस रेट से नीचे नहीं होगी, और एक ये रेट है मतलब ये सीलिंग रेट है, इसके ऊपर नहीं होगी। मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे मान लेते हैं ये फ्लोर रेट है और ये क्या है, ये सीलिंग रेट है, तो जो हमारी रेट बनी रहेगी उन दोनों के एक बीच में होगी, बीच में स्टैंडर्ड बनी रहेगी। कहने का मतलब सिंपल से शब्दों में इतना सा है कि जो हमारी रेट होगी, जो बेंचमार्क रेट होगी, वो ना तो रेपो रेट से कम होगी ना, और ना ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से ज्यादा होगी। पढ़ाने का मतलब इसलिए क्योंकि अभी 2022 में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और जो रेपो रेट है उसकी जगह पर मैंने जो अभी आपको 8वां टूल पढ़ाया था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसको लाया गया, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो नॉर्मल कंडीशन होगी, जो ये नॉर्मल कंडीशन रहेगी, अगर कंडीशन नॉर्मल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, नॉर्मल कंडीशन रहेगी, तो ये ज्यादा जो ये LAF कॉरिडोर है ना, वो क्या नहीं होगा, ज्यादा चौड़ा नहीं होगा या ब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर समझाने के लिए इतना कर देते हैं कि एक चीज और लिख देते हैं कि जो पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट है, अगर हम इस साइड में चलते हैं, जैसे पैमाना होता है बीच में 0 मान लेते हैं, अगर इस साइड में चलते हैं हम लेफ्ट हैंड की साइड में, तो आपको देखा होगा कि माइनस में हम जाते हैं, और जब राइट हैंड की साइड में चलते हैं एस्पायरेंट, प्लस में आते हैं। तो जब पॉलिसी रेट से यहां से हम यहां जाते हैं तो हम लगभग 25 बीपीएस कम कर देते हैं, मतलब आइडियल सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये यही रहेगा, इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन रहेगी। ज्यादातर देश में क्या करने की सोची जाएगी, ये बैलेंस रखने की इसमें बात की जाएगी कि क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा बैलेंस बना रहे। लेकिन जब हम पॉलिसी रेट से इधर जाते तो इधर 25 बीपीएस जोड़ देते। बीपीएस क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा अभी, है ना, कभी 2-4 मिनट में यही टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, देन हम आ जाते हैं उसके बाद पॉलिसी, सॉरी, जो बेसिक पॉइंट सिस्टम बीपीएस है उस पर आ। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिख दूं, जैसे जो पॉलिसी रेट है ना, पकड़ना चीजों को यहाँ पर, जो पॉलिसी रेट है, अगर मैं उसमें -25 बेसिक पॉइंट सिस्टम बीपीएस और इधर जाते हैं तो +25 बीपीएस, कि अगर पॉलिसी रेट में 25 बीपीएस को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस में 25 बीपीएस कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फ्लोर रेट, फ्लोर रेट के रूप में काम करता है। लेकिन अगर हम उसमें 25 जोड़ देते हैं तो सीलिंग रेट के रूप में काम करता है। तो अब एस्पायरेंट्स यहां से मेरा आपसे एक क्वेश्चन कि जो सीलिंग रेट है वो क्या है ना। अब ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सीधा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अरे एस्पायरेंट्स इसका मतलब है कि जो सीलिंग रेट है
वो MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना। कोई छोटे समय के लिए आपने पैसा लिया है तो उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इतनी सी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इसी में आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो ये है एक कंडीशन। लेकिन जब हम देखते हैं रेंज की बात करते हैं, तो ये कर लेते हैं रेंज जो है LAF कॉरिडोर की। LAF कॉरिडोर रेंज की हमने यहाँ पर बात की है ना। बैलेंस रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में इसको थोड़ा बहुत बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पॉलिसी रेट देख रहे हैं 5% है और जो सीलिंग फ्लोर रेट देख रहे हैं वो एकदम से 2% है, 3% है। इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन है कि -25 BPS या +25 BPS का जो रेंज है वो रेंज चलती रहनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो लगभग जैसे पहले कब थी, कोविड के दौरान 4% की क्या थी पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का मतलब फिर से एस्पायरेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है रेपो रेट, ठीक है। ये क्या है रेपो रेट, और ये कितनी थी 4.25%। ये क्या थी भैया, ये थी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जो जो यहाँ थी वो कौन सी थी, रिवर्स रेपो रेट, फ्लोर रेट के रूप में। और ये कितनी थी एस्पायरेंट 3.35%। तो यहाँ अब जो आप देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ तो ठीक है, चलो +25 BPS जुड़ रहा है। लेकिन अगर इस साइड में देखते हैं 3.35 जो रेपो रेट है, रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट की तरफ हम देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं अब गैप ज्यादा है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट है अप्रैल 2022 में लिख लेते हैं, है ना। जो अप्रैल 2022 है, इन अप्रैल 2020 RBI बैलेंस टू LAF कॉरिडोर बाय फॉलोइंग स्टेप्स, बाय फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब इन स्टेप्स के कारण कुछ कदमों के कारण RBI ने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। फिर से मैं एक चीज लिख लेता हूं यहाँ पर, जो रेपो रेट है वो कितनी है भाई साहब 4% थी जब, और जो MSF है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी कितनी थी 4.25%, ठीक है। और जो रिवर्स रेपो रेट थी वो कितनी थी 3.35%। फिर 8 अप्रैल 2022 को एक डेट लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं चलो पहले आपको बता देता हूँ, इस RR की जगह एक नया कंसेप्ट ला दिया गया FDF, और इसकी रेट को कर दिया गया 3.75%। ये परसेंट में है सारी चीजें, है ना, ध्यान रखना। और जो रेपो रेट है वो अभी भी क्या बनी हुई थी 4.0%। और जो MSF थी वो भी कितनी थी 4.25% थी, इतनी बनी हुई थी। ये कंडीशन कब की थी एस्पायरेंट, यहाँ पर लिख लेंगे, ये कंडीशन थी 8 अप्रैल 2022 की कंडीशन। उसके बाद से ये जो बैलेंस कंडीशन बनी हुई है अभी भी। अगर मैं अभी की बात करता हूं, अभी लेटेस्ट कब हुआ है बताइए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो 6 जून को, 6 जून 2025 की कंडीशन में आपको लिख देता हूं। जो SDF है, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो कितनी है एस्पायरेंट 5.25%, ठीक है। और जो रेपो रेट है वो कितनी है 5.50%। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हूँ ये सब। और MSF कितनी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये कौन सी है, ये पॉलिसी रेट है। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखा है उसी को दिखा रहा हूँ।
तो जब इस पे इधर -25 बीपीएस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जा रही है, इसको क्या बोलते हैं एक्सपेलेंट, फ्लोर रेट। डन। और अगर ये इधर आती है यहां से, तो आप इधर नोट कर पा रहे होंगे कि इधर 25 बीपीएस जोड़ा गया है, 25 बीपीएस जोड़ा गया है। बीपीएस की सब अभी मैं समझा देता हूँ, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो इधर ये क्या कहलाता है, ये सीलिंग रेट कहलाती है। तो अभी की कंडीशन यही है कि जो पॉलिसी रेट है वो 5.5% है। तो अगर इस साइड में जाते हैं लेफ्ट हैंड की साइड में तो -25 बीपीएस हटा देते हैं, अगर राइट साइड की तरफ जाते हैं तो प्लस के 25 बीपीएस ऐड कर देते हैं। इतनी सी कहानी है। यही है एमएसएफ कॉरिडोर और या एलएएफ कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे नोट करके, नोट करके लिख लेंगे, रिवर्स रेपो रेट आरआरआर की प्रासंगिकता को कम करते हुए एफडीएफ आरबीआई ने, है ना, ये भी लिख लेंगे, नहीं आप पूछेंगे किसने कर दिया। आरबीआई ने एफडीएफ का नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहां तक समझ में आपके आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग एक चीज और, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, बेसिक पॉइंट बीपीएस। ठीक है, ये आखिर है क्या, देखो, जब ये कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहावत है, इतनी सी कवायद है आरबीआई की कि जब आरबीआई कोई पॉलिसी रेट में चेंज करती है या रेपो रेट में कोई चेंज करती है ना, पॉलिसी रेट कहूं तो भी रेपो रेट या रेपो रेट कहूं तो भी रेपो रेट, रेपो रेट में कुछ चेंज करती है तो वो अपनी रेट को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है या बढ़ा चढ़ाकर शो करती है। जैसे अगर आरबीआई की रेट कितनी है, अभी की ले लेते हैं 5.50%। अगर इसमें आरबीआई ये कहे कि आज पॉलिसी रेट है उसको हमने बढ़ाकर क्या कर दिया 5.75 कर दिया, ये कह दे कि उसको हमने 25 बीपीएस बढ़ा दिया, 25 बीपीएस बढ़ा दिया है। कलर चेंज कर लेते हो, कितना कर दिया उसमें 25 बीपीएस जोड़ दिए, तो रेट कितनी हो जाती है 5.75%। मतलब जब आरबीआई कह रही है 25, सॉरी क्या हो गया, जब आरबीआई कह रही है 25 बीपीएस तो उसका इतना सा मतलब है कि वो 0.25% के बराबर कह रही है ना। या अगर जब कह रही है कि 100 बीपीएस तो मतलब आपको 1% बढ़ा रही है या घटा रही है ना, मतलब चीज वही है। लेकिन आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने वहां पर पढ़ा कि जो आरबीआई है उसने अपनी पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी कर दी है 25 बीपीएस की। अब आपको नहीं पता बीपीएस तो आप सोचेंगे कि वाह इतना महंगा, इतना बढ़ा दिया 25 बीपीएस, आप सोचेंगे तुरंत 25% की बात करेंगे, लेकिन वो 25% की बात नहीं होती है, 0.25% की बात होती है। अगर आरबीआई कहती है कि हम अपनी पॉलिसी रेट में 100 बीपीएस बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 1% की बात कर रही है। हालांकि 1% या 0.25% भी हमारे देश में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, क्योंकि पॉलिसी रेट मैंने आपको बताया कि ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 0.25 इधर या 0.25 इधर, ये होना चाहिए। तो ये आगे समझ में कि कुछ नहीं है, ये सब एक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए टूल्स यूज किया जाता है
जिसमें आरबीआई अगर कहती है कि हम 25 बीपीएस बढ़ा रहे हैं रेपो रेट या घटा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो चेंज किया जा रहा है वो 0.25% किया जा रहा है। अगर आरबीआई कहती है कि हम 50 बीपीएस बढ़ा रहे हैं, 50 बीपीएस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आरबीआई कुछ नहीं 50% पॉलिसी रेट में चेंज कर रही है, या तो बढ़ाने की बात करेगी तो बढ़ाएगी और घटाने की बात करिए तो घटाएगी। अगर वो कहती है कि जो पॉलिसी रेट में हम 1% की 100 बीपीएस की क्या करते हैं बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो क्या कर रहे हैं 1% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इतना सा। इसको लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज याद भी रह जाए। लिखना the RBI in its monetary policy uses the term basic points in place of percentage. This term used in the place of percentage just in order to magnify the impact the impact of the changes brought by the RBI in the monetary system. In the monetary system. अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे लिक्विडिटी ट्रैप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप हिंदी में इसको बोलते हैं तरलता संजाल। तरलता संजाल ये होती क्या कंडीशन है? ये कंडीशन उसको संदर्भित करती है या उसको शो करती है कि जो बैंक है, बैंक क्या करता है। मैं फिर से एक पैराग्राफ बना मतलब एक डायग्राम आपको बनाता हूँ। ये बैंक है, ठीक है, और ये आप हैं या मैं हूँ, यू एंड मी दोनों हैं। तो हमको पैसा चाहिए, लेकिन बैंक में क्या हो रहा है कि जो बैंक का पैसा है वो लोग पैसा तो ले ले रहे हैं लेकिन टाइम पे वापस नहीं कर रहे हैं, या मतलब क्या करते हैं लेके भाग जाते हैं। तो बैंक को ये टेंशन रहती है एस्पेरेंट्स की क्या मैं अपना पैसा किस व्यक्ति को दूं या किस व्यक्ति को ना दूं। मतलब मैं और आप गए बैंक में, हमने बैंक में कहा कि सर हमको 1 लाख रुपए दीजिए, लेकिन बैंक में पहले से ही 10 लोगों ने ऐसा फ्रॉड कर रखा था कि वो पैसा ले गए और पैसा जो उनका लोन है उसको ले गए और उसको चुका नहीं पाए और भाग गए या कोई संपत्ति पहले ही बेच दी है। तो अब बैंक को यही टेंशन रहती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे आप भी होते हैं, कोई पैसा लेकर चला जाता है आपके एक बार, तो फिर आप बार बार भी उसको देखते, कहते हैं ना कि दूध का जला तो फिर मट्ठे को भी फूंक मार मार कर पीता है। तो सेम वही कंडीशन बैंक के साथ भी होती है, क्योंकि बैंक के साथ ऑलरेडी पहले ही एनपीए हो चुकी हैं चीजें, जो एसेट है उसका वो डूब चुका है। क्योंकि जो बैंक के पास पैसा होता है वो बैंक का पैसा खुद नहीं होता, बल्कि आप ही लोगों का पैसा होता है। आप लोगों के पैसे से जो उसकी लायबिलिटी है उससे वो एसेट को जनरेट करती है और अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है।
तो अब बैंक को ये प्रॉब्लम फेस आती है कि मैंने अगर इस व्यक्ति को दी थी जो XYZ है, इस व्यक्ति को दे दिया, अगर ये इसने फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड का मतलब इसने पैसा टाइम पर नहीं चुकाया, ये चुकाने में असक्षम रहा, ये क्या हो गया, यहाँ से भाग गया, तो फिर मेरा पैसा, मेरा मतलब पैसा बैंक, बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और बैंक बैंक रन की कंडीशन में आ जाएगा। मतलब जो अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति बनी हुई है, सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर बैंक पैसा देते हैं कस्टमर्स को, लेकिन वो बैंक के पास वापस एसेट के रूप में नहीं आता, मतलब टाइम पर अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों नहीं आते हैं। तो ऐसे में बैंक को ये टेंशन होती है कि वो किसको पैसा दे या किसको पैसा ना दे। तो जो बैंक का पैसा हो तो बैंक के पास फंसा रह जाता है, मतलब बैंक के पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो लोन लेने आ रहे हैं लोग, लेकिन वो उनको दे नहीं पा रहा या देने नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने इनको पैसे दिया तो थोड़ा सा लोभ में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बैंक चला जाएगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। मतलब जो ये पैसा था ना, ये पैसा जाना तो कहाँ चाहिए था, इन कस्टमर्स के पास जाना था, कंज्यूमर्स के पास जाना था, लेकिन वो कंज्यूमर्स के पास न जाके ये कहाँ रख लेता, अपने ही पास रखे रखता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, लिखना, इट इज ए सिचुएशन इन विच it is a situation in which the liquidity in an economy in an economy remains trapped somewhere and it fail and sorry it fails to reach the customer, the consumer, the consumer। फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल थ्रू मॉनेटरी ईजिंग, इसको मैं भी समझाऊं मॉनेटरी ईजिंग क्या होता है और मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होता है ना। मॉनेटरी ईजिंग और चीप मनी पॉलिसी, द आरबीआई में इंश्योर इनफ लिक्विडिटी इनफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, बट because because of adverse economic condition, the banks may remains appreciable and and they may fail to provide sufficient amount of loans to the consumers or
बोरोवर्स। दिस इज कंडीशन, लिख लेना इसमें थोड़ा सा और, दिस इज कंडीशन known as liquidity trap condition. This is condition known as liquidity trap. Liquidity trap. Liquidity trap. अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हेयर कट। हेयर कट या इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, दोनों चीजें क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हेयर कट का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे बाल पकड़े कर ऐसे कच काट दिया जाएगा। इसका मतलब वो है कि जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आप कुछ अपनी परिसंपत्ति जो आपका एसेट होता है उसको गिरवी रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि बैंक में मैं गया किसी बैंक में और मैंने कहा कि भाई मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए। तो सब लेते हैं अपनी लाइफ में लोन, मैंने कहा मैं भी लूंगा। मैं गया कि मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, बैंक वाला बोला कि ठीक है आपको सर 1 लाख का लोन मिल जाएगा, आप कुछ गिरवी रखिएगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक मेरे को 1 लाख रुपए देगा और मैं 1 लाख रुपए की ही परिसंपत्ति उसमें गिरवी रखूंगा। तब तो क्या होगा, एक समय के बाद परिसंपत्ति का वैल्यू भी नीचे गिर गया और करेंसी तो गिरती नहीं है ना, गिरती है वो दूसरे कारणों से गिरती है, करेंसी नीचे आती नहीं है। मैं कह दूंगा बैंक वालों से कि एक काम करिए सर आप अपना एसेट रख लीजिए और मैं अपनी जो आपने पैसा दिया है मैं अपने उसके पैसे को रख लेता हूँ, ये तो घाटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब आपको मान लीजिए मैं 1 लाख रुपये लेने गया तो जो मैं गिरवी रखूंगा तो वो परिसंपत्ति 1 लाख से ज्यादा की होगी। मान लीजिए मैंने अपना मकान गिरवी रखा तो 1 लाख से ज्यादा का होगा, तभी तो आपको 1 लाख दिया जाएगा। या अपने आप पर सोच के देखिए कि आपसे कोई लोन लेने आता है, ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई साहब कुछ इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो क्या था कि ठीक है मेरे पास सोना है, गोल्ड है, मैं आपको गोल्ड गिरवी रखता हूँ। उस गोल्ड की कीमत मान लेते हैं 70,000 है, वो 1 लाख रुपए मांग रहा है। या मान लो कि 1 लाख ही रुपये है और वो क्या मांग रहा है आपसे 1 लाख रुपये, क्या आप देंगे? आप जो आपकी जो आपके पास जो गोल्ड लेके आया अगर उसकी कीमत 1,10,000 है, आप उसको 1 लाख का क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो जो दोनों के बीच में जो 10,000 है उसी को बोलते हैं हेयर कट या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट। कोई कहते हैं ना कि भाई अपना मार्जिन लेके चलना या अपना मार्जिन लेकर चलना, उसी का मतलब ये होता है कि जो आपने लोन दिया है और जो दूसरे व्यक्ति ने जिसने बोरो किया है आपसे लोन, उन दोनों के बीच में जो परिसंपत्तियों का आदान प्रदान हुआ है उनके बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हेयर कट। ठीक है, मानो मैंने कहा 1 लाख लोन चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है परिसंपत्ति गिरवी रख दीजिए, तो 1 लाख ऐसे लिख सकते हैं, 1,10,000 की मैंने परिसंपत्ति गिरवी रख दी। तो इन दोनों के बीच में जो 10,000 है ना, 10,000 है, ये क्या है, ये है हेयर कट या इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक दूसरी बात यहां पर यह भी निकल के आती है एस्पेरेंट्स की, अगर जो आपने परिसंपत्ति गिरवी रखी है, यहां पर क्या है, गिरवी रखी गई सब परिसंपत्ति गिरवी रखी गई, परिसंपत्ति की प्राइस समझ जाना। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई परिसंपत्ति ऐसी रखी गई है जिसका मार्जिन मतलब जिसका प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट का मतलब एकदम से ज्यादा हो जाती है एकदम से कम हो जाती है, तो वहां पर जो गैप रखा जाता है, जो हेयर कट रखा जाता है, ये जो मार्जिन रखा जाता है वो क्या रखा था, ज्यादा रखा जाता है। जैसे कि आपने कोई चीज रखी, उसका प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता, मतलब वो आज भी 10,000 की है, मतलब जो आज भी क्या है 1,10,000 की है और एक साल बाद भी 1,10,000 से कम नहीं होगी, तो वहाँ पर मार्जिन सही रहता है। लेकिन एक चीज ऐसी है, एक जो परिसंपत्ति रखी गई है उसकी प्राइस 1 लाख रुपये 1,10,000 रुपये है आज,
और चलते समय के साथ गिरवी रखी जाएगी। मान लीजिए कि आपने लोन लिया, आपने अपनी कार गिरवी रख दी, 4 व्हीलर गिरवी रख दिया। तो आपको पता होगा कि 4 व्हीलर जो होते हैं, ये जो भी व्हीकल्स होते हैं, उनके चलते समय के साथ वैल्यू गिरती है। तो आपकी गाड़ी की आज वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए, सपोज कर लेते हैं, या 1,10,000 मान लेते हैं। तो अब आपको कोई 1 लाख रुपए लोन देगा, है ना? आपने कहा कि मैं आपको 2 साल बाद चुकाऊंगा, आप इस गाड़ी को रख लीजिए। आप 1 लाख रुपए चुकाने नहीं गए, अब गाड़ी की कीमत भी तो 1,10,000 नहीं रहेगी ना भाई, क्योंकि उसका मॉडल पुराना हुआ है, वो खड़ी है तब से, या वो चला भी रहा होगा, जो भी रहा होगा। ऐसी चीजों में मार्जिन ज्यादा रखा जाता है या हेयर कट ज्यादा रखा जाता है। यूपीएससी का यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि जितना प्राइस क्या होगा, अनस्टेबल होगा या फ्लैक्चुएट करता होगा, जो हेयर कट है उतना ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, तो अपना गाड़ी की रखी 1 लाख रुपए की, तो मैं कह दूंगा कि ठीक है सर, 1 लाख रुपए की गाड़ी रखे, मैं आपको 60,000 रुपये दे देता हूँ। 40,000 क्या हो जाएगा? मार्जिन हो जाएगा। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि चीज की वैल्यू क्या है, जो आपने परिसंपत्ति रखी है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, माना गोल्ड हो गया, गोल्ड का भी जैसे आपने लिया, अभी 1 लाख रुपए चल रहा, मान लो आपने 1 तोला सोना रख दिया, 1 लाख रुपए ले लिया, 1 तोले से 1 ग्राम फालतू था, 1,10,000 का हो गया। और क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए लोन ले लिया। फिर हुआ क्या, एस्पेरेंट, क्योंकि सोने गोल्ड है उसकी डिमांड कुछ समय में थोड़ी सी कम हो गई, और इंटरनेशनल जो टेंशन चल रही है वो भी सही होगी, तो उसका प्राइस क्या हो गया, 95,000 आ गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपए दिया था, अब उसको तो टेंशन है, अगर ये व्यक्ति मेरे पैसे लौटाकर अपने गोल्ड को लेने नहीं आया, तो मैं गोल्ड को तो बेच दूंगा, ठीक है, लेकिन 5,000 का जो मेरा लॉस होगा उसको कौन देखेगा? तो उन सब चीजों को देखने के लिए ये सब चीजें यहाँ पर की जाती हैं कि जितना ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट किया जाता रहेगा, उतना ज्यादा हेयर मार्जिन या यहाँ पर हेयर कट रखा जा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हेडिंग वही है, हेयर कट, और यहाँ पर हेयर कट के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज में कर लेता हूँ लिखना, द टर्म हेयर कट इकोनॉमिक्स, द टर्म हेयर कट या मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक ही बात है ना, एक ही वर्ड में लिख देता हूँ, हेयर कट इन इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड, can be defined into different ways. If तो लिखेंगे, if in case a borrow by pledging an asset an asset such as land, such as लैंड, गोल्ड, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद द अमाउंट बोरो विल ऑलवेज, वही लिखवा रहा हूँ जो मैंने आपको अभी समझाया था, विल ऑलवेज बी लेस देन द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द which has been pledged। then लिखना फिर दिस डिफरेंस
if difference between the value of the asset value of the asset and the amount borrow is term as margin या फिर हेयर कट। तो इसको याद रखना है। फिर एक और चीज लिख लेंगे यहीं से, पैराग्राफ चेंज करके ही यहीं से लिख कि इफ द asset class is highly volatile the margin और या हेयर कट will be higher ठीक है। मतलब अगर जितना वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो आपने सिक्योरिटी रखी थी, है ना, जो आपने परिसंपत्ति गिरवी रखी थी, अगर वो ज्यादा रहेगा उतना, फिर उससे जो हेयर कट रहेगा वो भी इतना ज्यादा हायर रखा जाएगा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट हेडिंग चीप मनी, क्योंकि यहाँ पर एक बार शब्द आया था चीप मनी और ये सब, तो उनके मैं बता देता हूँ। चीप मनी एंड डियर मनी, ये पॉलिसीज हैं, उनकी बात करता हूँ। ये लिख सकते हैं ऐसे, मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी मनी पॉलिसी, मनी पॉलिसी दो तरह से ना, फर्स्ट इज चीप मनी पॉलिसी एंड सेकंड इज डियर। तो यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं, चीप मनी पॉलिसी क्या होती है और जो डियर मनी पॉलिसी क्या होती है। इसके दो टाइप से लिख लेते हैं। तो चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मनी पॉलिसी, एंड सेकंड इज डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। इनको अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ईजिंग भी बोलते कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। और जो डियर मनी पॉलिसी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, हॉकिस पॉलिसी भी बोलते हैं। अभी मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे होती हैं और एक इनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चीप मनी पॉलिसी है एस्पायरेंट, इसकी बात करते हैं ना फर्स्ट की। तो चीप मनी पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है कि जो लोन है, जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करा रही है, जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मतलब लोन की रेट को कम करने की बात करते हैं, है ना। ऐसे लगा देता हूँ यार, लोन रेट को क्या करने पड़ते हैं, कम करते हैं, इससे लोन प्राप्त करना, ये लोन बोरो करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, या कह सकते हैं सस्ता हो जाता है, ये भी कह सकते हैं, आसान हो जाता है या फिर सरल हो जाता है, सस्ता हो जाता है। इसी को हम मॉनेटरी ईजिंग बोलते हैं। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब विस्तारवादी नीति, तो विस्तारवादी नीति का मतलब कि हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी छोड़ रहे हैं,
आप लोग जाइए इसको खर्च कीजिए, मतलब प्रोडक्शन को बढ़वाइए, मतलब डिमांड को जनरेट कीजिए, डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगी। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के लिए 3 स्टांस को अपनाते हैं। फर्स्ट कौन सा था कि जो अकोमोडेटिव था या अकोमोडेशन था, फिर दूसरा न्यूट्रल था, और तीसरा कैलिब्रेटेड टाइटन। जैसे वहां पर रेपो रेट को कम कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लोन की रेट को कम कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है और वहां भी। अब डियर मनी पॉलिसी और जो कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी, इनकी बात करते हैं। एक होता है बाज। बाज देखा आपने, ऐसे पंख फैला के बैठा रहता है, और जब कुछ दिखता है तो ऐसे तो भींच के बैठ जाता है। तो आरबीआई भी या जो बैंक है, वो भी जो उनके पास पैसा होता है उसको एकदम से दबा के रख लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है हॉकिस पॉलिसी। इसमें क्या है, जो लोन रेट है, उस लोन रेट को बढ़ाया जाता है, और जो लोन है, लोन प्राप्त करना महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, या कठिन कह सकते हैं ना। क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स का। इन पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव्स का दोनों की बात करते हैं। लिख लेते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच पॉलिसीज। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच पॉलिसीज, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे साथ लिखते रहेंगे। पहले क्या, टू इनहेंस द फ्लो ऑफ मनी। कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, जो लोन की रेट है उसको कम कर लेंगे, मतलब चीप मनी पॉलिसी को अपनाएंगे। अगर इसका वाइस वर्सा लगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोन है, सॉरी बहुत ज्यादा मनी है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, डी एस्पेरेंट जो स्टांस है वो डियर मनी पॉलिसी अपनाया जाता है। मतलब जो लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और लोन प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। एक कारण ये था, है ना। अगर कहना है कि लिक्विडिटी कम है या मनी कम है, उस मनी को मार्केट में बढ़ाना है, तो रेपो रेट वाला और वो रेट हो गया, उस साइड से वो चल सकती है। या फिर एक हम कह सकते हैं कि चीप मनी पॉलिसी, या मॉनेटरी ईजिंग करना। ईजिंग मतलब फैला देना, दे देना सबको। मॉनेटरी ईजिंग कर देना, या एक्सपेंशनरी मतलब विस्तार कर देना। ये सब एक टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू क्रिएट मोर एंड मोर डिमांड। टू क्रिएट मोर एंड मोर डिमांड। टू क्रिएट मोर एंड मोर डिमांड, कि ज्यादा से ज्यादा मांग को बनाने के। जैसे कि देखा कि मार्केट में डिमांड कम है, मतलब डिमांड कम हो तो प्रोडक्शन भी कम होगा एस्पेरेंट, और प्रोडक्शन कम होगा तो ग्रोथ भी कम होगी। लेकिन हमको डिमांड को बनाना, तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, चीप मनी पॉलिसी की, मतलब लोन रेट को सस्ता कर देंगे। और जो व्यक्ति लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आराम से इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट का मतलब वो डिमांड को जनरेट करेंगे। तीसरा कारण क्या है इसका, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। टू इनकरेज, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं एस्पायरेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो सब क्वांटिटेटिव टूल्स में पढ़ लिए। 8 टूल्स हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे, जैसे सीआरआर था, कैश रिजर्वेशन था, सीआरआर फर्स्ट, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। इतना हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उसमें क्वालिटेटिव टूल्स की।
फिर से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक बनाता हूँ जो टूल्स है। ठीक, टूल्स में यहाँ पर ट्रेडिशनल और यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, यहाँ पर दो थे, कौन कौन से थे दो भैया? एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव है इनको हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इनकी क्वालिटेटिव की। तो जो क्वालिटेटिव टूल्स है मैंने आपको वहां बताया था, अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये चार तरह हैं, चार है। फर्स्ट कौन सा है? मोरल सुएशन। और सेकंड डायरेक्ट एक्शन। एंड थर्ड इज सॉरी क्रेडिट राशनिंग। एंड फोर्थ इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट तो मैं आपको अभी समझा चुका हूं, बाकी जो तीन बचे हुए हैं इनको एक एक करके डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन से? क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। इसको बोलते हैं मात्रात्मक और इसको बोलते हैं भाई गुणात्मक। तो मात्रात्मक हम डिस्कस कर चुके हैं, गुणात्मक की तरफ चलते हैं। सामान्य कंडीशन ये रहती है कि मात्रात्मक उपकरणों को ही यूज किया जाता है, लेकिन जब कभी मात्रात्मक उपकरण जो क्वालिटेटिव जो सॉरी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं जितना इकोनॉमी में जरूरत है या देश में जरूरत है। तो आरबीआई क्वालिटेटिव टूल के साथ साथ क्वांटिटेटिव टूल्स को भी, सॉरी क्वांटिटेटिव टूल्स के साथ साथ, उल्टा बोल जाता हूँ सॉरी, क्वांटिटेटिव टूल्स के साथ साथ क्वालिटेटिव टूल्स को भी यूज कर सकती है। मतलब मात्रात्मक उपकरणों के साथ साथ गुणात्मक उपकरणों को भी यूज कर सकती है। जैसे मैंने पहले बताया, पहले ट्रेडिशनल टूल्स, फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स में क्वालिटेटिव हमने पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, अब क्वालिटेटिव की नेक्स्ट आएंगे। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं और फिर मैं इनको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। जो मैं अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया भी है। लेकिन व्हेन द क्वांटिटेटिव when the quantitative tools of the monetary policy fail to yield a desirable result, then the RBI may resort to qualitative tools. These are four types. These are फोर टाइप्स। जो मैंने पीछे लिखा उसको लिख सकते हैं या यहाँ पर पहले एक हेडिंग डाल देंगे। अब फर्स्ट मोरल सुएशन। मतलब आरबीआई क्या करती है, बैंक को उसकी नैतिक जिम्मेदारी की बताती है। जैसे कि आप लोग क्या होता है, जैसे आप घर में क्या काम करते हैं, घर में आप अगर घर वालों की नहीं मानते हैं, घर वालों के हिसाब से नहीं चलते, तो घर वाले आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी का भान कराते हैं, मतलब आभास कराते हैं कि बेटा देखो या बेटी देखो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलनी है, इतना है। ठीक है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो आपके जो परिवार वाले वो एक स्टेप और जाते हैं। तो सेम आरबीआई भी करती है।
अगर बैंक मानता है उनकी बातों को, गाइडलाइंस को, तो ठीक है, अगर वरना उसके बाद क्या काम करती है, नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट एक्शन। अगर आरबीआई की बातों को यहाँ पर नहीं माना जाता है या आशानुरूप यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, तो फिर क्या करता है बैंक, सॉरी आरबीआई, डायरेक्ट एक्शन कर देता है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है कि जिम्मेदारी याद दिला दी उसको, जैसे कि आपको आपके परिवार वालों ने याद दिला दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये काम नहीं करना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारियां ये हैं। आप नहीं माने तो आपके घर वाले डायरेक्ट एक्शन ले देते हैं कि आज से तुम बाइक नहीं चलाओगे, या बाइक नहीं, स्कूटी नहीं चलाओगे, या घर से बाहर नहीं निकलोगे, या घर से बाहर नहीं निकलोगे, जो भी होगा। तो आरबीआई भी ये काम कर देती है, डायरेक्ट एक्शन ले लेती है। अगर डायरेक्ट एक्शन करने के बाद भी, डायरेक्ट एक्शन करने के बाद भी आप जिस नहीं मानते, तो ऐसे बैंक भी नहीं मान रहे, तो आरबीआई क्या करती थी, क्रेडिट राशनिंग कर दे। जैसे आपके घर वाला भी आपको राशनिंग कर देते ना, कि आप किस व्यक्ति से आप बात कर पाओगे, किस व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे, तो सेम आरबीआई भी ये काम कर देती है। आरबीआई भी ये काम कर देती है कि अब देखो, बैंक वालों से कहती है कि अब हमारे हिसाब से आपको अपना बैंक गवर्न कराना होगा। मतलब कि अब हम ये डिसाइड करेंगे कि आप किस व्यक्ति को कितना लोन देंगे और किस रेट पर देंगे। जैसे आप पहला क्या बताया मैंने, पहला आपको नैतिक जिम्मेदारी का बोध करवाएगा, आप नैतिक जिम्मेदारियों का बोध करने के बाद भी नहीं माने, फिर उसके बाद आपके घर वालों ने आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्शन ले लिया। मतलब अब आपको घर रख दिया कि अब आप घर से बाहर नहीं जा सकते। सपोज करते कोई सिचुएशन ऐसी है, घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं सुधर रहे, तो फिर आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, क्रेडिट राशनिंग कर दें। क्रेडिट राशनिंग मतलब जो आपका मोबाइल है उस पर डिसाइड कर दिया कि आप किस बातों से, मतलब कितने लोगों से बात कर सकते हैं, किस व्यक्ति से कितनी देर तक बातें कर सकते हैं, कौन आपसे मिलने आ सकता है, कौन आपसे मिलने नहीं आ सकता है, इन सारी चीजों को। तो सेम वैसे ही आरबीआई करती है। आरबीआई पहले बैंक को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराती है, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वहीं रुक जाते हैं, अगर नहीं मानते तो फिर आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेती है। डायरेक्ट एक्शन में क्या है, कि आरबीआई उसको नैतिक जिम्मेदारी जब नहीं है तो फिर उस पर कुछ और सेंक्शन वगैरह लगाती है। पर इतने के बाद भी नहीं मानती है, तो फिर उसको डायरेक्ट एक्शन में, सॉरी क्रेडिट राशनिंग में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कि क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई ये बताती है कि किस सेक्टर को कितना लोन देगा ये बैंक, उसको डिसाइड हम करेंगे, और उस लोन की रेट क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, वो भी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। मतलब अब बैंक का कोई उसमें रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो लिख लेना मोरल सेशन में, इट इज रेफर्स टू, एक एक लाइन लिखवा देता हूँ छोटा छोटा। इट रेफर्स, इट रेफर्स टू रिमाइंडिंग, टू रिमाइंडिंग द बैंक्स of their moral responsibility, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में लिख देंगे, यहीं से मैं एक साथ ही लिख देता हूँ तीनों चारों को, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, कि इफ द मोरल सुएशन does not work, then the RBI may resort to direct action, to direct, to direct, ठीक है, डन। इसके बाद अब यहां से लिखेंगे फिर, और फिर यहां से लिखेंगे एस्पेरेंट क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग मीन्स that the RBI, that the RBI may come out with rules
that how much credit that how much credit the bank should provide to which particular sector and at which particular rate. Which particular rate. ठीक है, फिर इसके बाद में मैं लिखवा देता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट को, तो मैं आपको समझा दिया, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्या ना, उसको लिखवाया अभी मैं, हेयर कट और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो दोनों को मैं एक साथ लिखवा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, जो मैंने पीछे ग्राफ बनाया है, ये सॉरी ये फ्लो चार्ट बनाया था ना, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स, इस पे डिस्कस करते हैं, एक नया हेडिंग डालते हैं नॉन ट्रेडिशनल, और इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नॉन ट्रेडिशनल टूल्स, चलो इनके बारे में बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में, ये होते क्या। तो मैंने बताया था कि जो नॉर्मल कंडीशन रहती है एस्पायरेंट्स, वहां पर ट्रेडिशनल टूल्स को ही यूज किया जाता है, बट जब ट्रेडिशनल टूल्स काम नहीं करते या फेल हो जाते हैं और इकोनॉमी में इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, तब हम नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ मूव करते हैं, और ये तीन होते हैं, हेलीकॉप्टर होवर या हेलीकॉप्टर ड्रॉप, क्या बोलते हैं, सॉरी, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी, एक, दूसरा हेलीकॉप्टर होवर, और तीसरा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, एक लाइन, एक या दो लाइन लिखना, व्हेन द ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, व्हेन द ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज इंक्लूडिंग quantitative including quantitative as well as qualitative, as well as qualitative। ठीक है, देन उसके बाद क्या करती है आरबीआई, शिफ्ट कर देती है, मतलब मूव कर देती है किसकी तरफ नॉन ट्रेडिशनल टूल्स के, देन द आरबीआई use the non traditional tools, they are follow, या सीधा लिख देते हैं कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में, इतना नहीं लिखते। फर्स्ट, पहला हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी, ईआईसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप। दूसरा है हेलीकॉप्टर होवर, हेलीकॉप्टर होवर, और तीसरा है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी हमने स्टार्ट किया था एस्पेरेंट पहली क्लास ही,
तो वहां मैंने इनको डिस्कस कर दिया था कि नेगेटिव जो हेलीकॉप्टर होवर है या हेलीकॉप्टर ड्रॉप वो क्या है, हेलीकॉप्टर होवर क्या है, हेलीकॉप्टर रेट क्या है। फिर उसी में आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हेलीकॉप्टर मनी, या इसको बोलते हैं ड्रॉप, हेलीकॉप्टर मनी या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप। ये जो प्रपोज किया था, ये किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एक फ्राइडमैन, मिल्टन मिल्टन फ्राइडमैन। उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि मतलब जब जो ट्रेडिशनल टूल्स है वो फेल हो जाते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को यूज करते हैं। आप जान गए हैं कितने बहुत बार यूज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है एस्पायरेंट कि जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, ऊपर से क्या करता चला जाए, जैसे मान लीजिए क्या है, ये एरोप्लेन है, कि ये क्या करता जाए, ड्रॉप करता चला जाए पैसे। लेकिन आरबीआई मतलब ऐसे जो हेलीकॉप्टर लेके तो नहीं आती है ना, ऐसे तो नहीं उड़ाती है। क्या काम करते हैं, जो आरबीआई का प्रिंटर है उस प्रिंटर को चालू कर देती है। मतलब एक्स्ट्रा मनी कहाँ छोड़ देती है, लिक्विडिटी छोड़ देती है इकोनॉमी में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा, जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले जाती है और उनको पैसा उनका दे जाती है। तो इस तरह से हो जाता है। या दूसरा जो है वो क्या है, हेलीकॉप्टर हूवर, कि जहां जहां पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा, वहां से सक कर लेना, ऊपर की तरफ खींच लेना, इसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। फिर तीसरा क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। जनरल कंडीशन क्या है कि अगर बैंक आरबीआई के पास पैसे रखते हैं तो उनको लोन दिया जाता है जो रेपो रेट होता है। लेकिन आरबीआई ने पैसा दिया है बैंक को, हम तुमको देने के, हम दूंगा मतलब कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को देने के लिए। लेकिन बैंक कंज्यूमर्स को नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट में उस तरह की स्थिति बन चुकी है कि लोग पैसा लेके पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। तो वो बैंक क्या करता है, बैंक चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही तो है, लेकिन उस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम किसको दे देते, आरबीआई को दे देते, कम से कम हमारा पैसा जो है वो सिक्योर तो रहेगा, है ना। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है लेकिन रिस्क भी तो कम है। तो आरबीआई इसलिए जो उनका पैसा रखा होता है, मान लीजिए बैंक ने रखा 100 करोड़, और रेट मान लेते 3.35% रेपो रेट पे, तो अब इसको कितना देना होगा, 103.35 करोड़ रुपए। जब भी होगा 1 साल बाद, जब भी इनका जो भी इनका टाइम पीरियड होगा, मान लेते इतना देना पड़ा। लेकिन अब आरबीआई क्या काम कर रही है, इसको 103 ना देके ये क्या कर देती है, 100 में से जो ये है 3.35 है, इसको क्या कर दे रही है, लेस कर दे रही है, मतलब काट ले रही है अपने पास पैसा रखने का। इसलिए एक ये पेनल्टी के रूप में है, क्योंकि आपका काम था कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट में जो सॉरी आरबीआई ने पैसा दिया है बैंक का, उस पैसे को जाकर वहां उनको दें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने इसको रिवर्स कर दिया। आपने जो आरबीआई से पैसा लिया था, आपने आरबीआई के पास रख दिया कि चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन फिर भी क्या है कि रिस्क तो कम है। जहां भी जैसे आप भी देखते हैं, कहीं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन रिस्क के हिसाब पर आप पैसे देते हैं। ये भी क्या करते हैं, आरबीआई को वापस रख, जबकि ये पैसा जाना कहाँ चाहिए था, मार्केट में जाना था, कंज्यूमर्स के पास जाना था, और कंज्यूमर डिमांड जनरेट करते, और जब डिमांड जनरेट करते तो प्रोडक्शन होता तो ग्रोथ होती। इसलिए आरबीआई का काम करती है कि जो मार्केट में पैसा जाना है वो वापस आरबीआई के पास ना जाए, इसलिए इसको काट लेती है। तो यही तो थे हमारे ट्रेडिशनल, सॉरी नॉन ट्रेडिशनल। तो इस क्लास में हमने जो डिस्कस कर लिया, वो किया था यहाँ पर जो क्वालिटेटिव टूल्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। जो ट्रेडिशनल टूल्स में क्वालिटेटिव टूल थे उसको डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल उनको डिस्कस। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। लेके आते हैं नई क्लास, है ना, नए टॉपिक्स के साथ। नए टॉपिक्स मतलब इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, इकोनॉमी की सीरीज की डिस्कस करेंगे आगे। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई कैसे जाती है, कौन सी समिति इसको बनाती है, टेक्निकल एडवाइजरी समिति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।